हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, काफी ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को सुन के कि हमारा लास्ट चैप्टर है। सो यस, इसके बाद में जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर है क्या? सबसे पहले इसका जो है हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर स्टूडेंट्स काफी ही छोटा सा चैप्टर है, जिसमें कि आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो इसका नेम क्या है? सो इट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, मतलब कि ये जो चैप्टर है इसमें हम जो है एक कंपैरेटिव डेवलपमेंट स्टडी करने वाले हैं। किसकी? इंडिया की और उसके नेबर्स की। ठीक है, उसके जो नेबर्स हैं उनकी। हम बेसिकली स्टूडेंट्स इस चैप्टर में 3 कंट्रीज लेने वाले हैं। दैट इज, एक तो हो गई हमारी इंडिया, बिकॉज इंडिया यहाँ पर है ही, और उसके नेबर्स में जो है हम लोग चाइना एंड पाकिस्तान को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम जो है बस ये 2 नेबर्स के बारे में और हमारे इंडिया के बारे में क्या डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज चली, जो डेवलपमेंटल कंपैरिजन है, वो हम देखेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट हमें जो है इस चैप्टर में अपना जो इंडिया है उसको उसके नेबर्स से कंपेयर करना है कि अपने नेबर्स के कंपैरिजन में हम लोगों ने कैसा वर्क किया है, हम लोग कितने डेवलप बने। हाँ, अपने जो नेबर्स थे उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज चूज की, हमने क्या स्ट्रैटेजीज चूज की, ये सब कुछ जो है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये एक मैप देख ही सकते हो, राइट? तो इसमें स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है। ओके, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है तो उसमें एशिया का पार्ट क्या है? इंडिया है। सेम जो है यही आ गया हमारा पाकिस्तान एंड दिस इज आवर चाइना। ठीक है, तो ये इंडिया और ये इसके नेबर्स, इनकी हम करेंगे बात इस चैप्टर में। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को जो एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया है कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, अब इस वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं और छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ओवरव्यू में हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में कवर करना है। ओके, एंड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्यों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ओके, सो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही छोटा सा जो है हमारा ये टॉपिक है, या वी शुड से ये हमारा चैप्टर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं, राइट? अब इसमें आप लोगों को 3 दिख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने जो है इसमें थोड़ा सा जो है आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना बने, इसलिए इसे जो है मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो आपके टॉपिक्स है वो तो इतने ही है, लेकिन वो पार्ट्स जो हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि इसी पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर आएगी हमारी कंपैरेटिव स्टडी इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करने के पहले हम पहले इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे एंड पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में हम सेपरेटली पढ़ने के बाद में जो है अपनी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इट मींस कि यहाँ पर जो ये एक हमें टॉपिक दिख रहा है, इसके हमारे पास में कुछ 3 to 4 जो है हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, वीडियोस बनने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद में अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये जो हम कंपैरिजन करेंगे उसके बाद में हम देखेंगे उनका अप्रेजल, कि मतलब कि उन्हें देखेंगे कि क्या, कहां पर कौन सी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी सही थी, कौन सी नहीं थी, किस स्ट्रैटेजी की वजह से जो है ज्यादा अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा हमारा चैप्टर होने वाला है। और फिर एट द एंड, जैसे कि हम लोग हमेशा करते आए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये हमारा लास्ट चैप्टर जो होगा वो काफी छोटा सा और बहुत ही प्रिसाइज सा चैप्टर होगा, और आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। एंड अभी तक का जो हम लोगों ने अपने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, ये जो इंट्रोडक्शन है ये हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी बुक जो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया है। इसे हम समझते हैं, इसे हम पढ़ते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है, so over the last 2 decades or so, the economic transformation that is taking place in different countries across the world, partly because of process of globalization, has both short as well as long term implication
फॉर ईच कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, हर एक कंट्री में चल रहा है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिसीज है, रूल्स हैं, ये फ्रेम किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं बाय एवरी कंट्री। और ये जो हर एक कंट्री जो अपने अपनी पॉलिसीज या रूल्स फ्रेम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों जो है एक दूसरी कंट्रीज पे होता है। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी चीज है, अगर यूएस में कोई लॉ आया, ओके, यूएस में कोई भी एक लॉ बनाया गया तो उसका जो इफेक्ट है वो यूएस के साथ में ट्रेड करने वाली हर एक कंट्री पर होने वाला है। ओके, अब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में होता क्या है, ट्रेड ही होता है, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। अब जो है हम लोग इस चैप्टर में अपने इंडिया के अंदर का नहीं पढ़ रहे हैं, ओके, मतलब कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो है इंडिया के रिलेशंस या इंडिया का जो हम बोलेंगे कंपैरिजन है डेवलपमेंट में वो दूसरी कंट्रीज के साथ में कर रहे हैं। ओके, तो इस वाले जो चैप्टर है इसमें हमारा जो है हम डोमेस्टिकली बात नहीं करेंगे। अभी तक के जितने भी हमारे चैप्टर्स थे सब में हम क्या देख रहे थे कि इंडिया में ये चीज आई, इंडिया में ये चीज आई, इसके कारण इंडिया में ये हुआ, वो हुआ, XYZ। ठीक है, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम लोगों को अंदर का इतना नहीं पढ़ना है, हमें देखना है कि दूसरों की जो भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज थी उसके साथ में इंडिया का क्या हुआ। ठीक है, दूसरों की डेवलपमेंटल पॉलिसीज देखकर इंडिया ने क्या डेवलपमेंट पॉलिसीज फ्रेम की। ओके, तो ये सारी जो चीज है ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आपकी जो एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसे ओपन इकोनॉमी बना दो, है ना। आपकी जो इकोनॉमी है जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर डोमेस्टिकली वर्क कर रहे हो तो उसे डोमेस्टिकली वर्क करके नहीं, उसे ओपन बनाओ ताकि जो दूसरी कंट्री के साथ में जो ट्रेड है वो हम इजीली कर सके। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है सारी इकोनॉमीज क्या हो गई, ओपन इकोनॉमी हो गई। ठीक है, अब ओपन इकोनॉमी हुई है तो अगर कहीं पर भी, जैसे कि अगर चाइना में किसी भी चीज का जो है टैक्स अगर हाई हो जाए, ठीक है, तो वहां से हमें ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर वो बैरियर्स लगा दे तो हम जो है अपने प्रोडक्ट वहां पे सेल नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर हम जो है बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाएंगे चाइना के प्रोडक्ट्स पे तो हमें जो है चाइना के प्रोडक्ट्स महंगे मिलेंगे, और अगर वही चीज हम ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, मतलब कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अगर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगी तो चाइना के प्रोडक्ट्स जो है वो चीप रेट में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक कंट्री में कोई भी पॉलिसी में चेंज करना, कोई भी लॉ फ्रेम करना या किसी भी काइंड ऑफ रूल्स को फ्रेम करना, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरी जो आपकी वर्ल्ड है या उस कंट्री से ट्रेड करने वाली जितनी भी कंट्रीज है सब पर उसका इफेक्ट होने वाला है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या पॉलिसीज फ्रेम की गई है। ओके, So nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies। ठीक है, जो nations है, जो सारे nations हैं वो डिफरेंट जो है पॉलिसीज को फ्रेम कर रहे हैं, डिफरेंट मीन्स यूज कर रहे हैं ताकि उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग बन सके, वो जो है स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है, To this effect, they are forming regional and global economic groupings such as the SAARC, European Union, ASEAN, G8, G20, BRICS, etc. ये कुछ हम बोलेंगे स्टूडेंट्स इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिफरेंट जो हमारे नेशंस है उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया। ठीक है, जैसे कि सार्क है, तो ये सार्क क्या है, ये कुछ जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज है उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उसमें जो है उन्होंने कलेक्टिवली जो पॉलिसीज या लॉज है वो फ्रेम किए जो कि हर एक नेशन उन्हें मान रहा है। ठीक है, इसी वे में ये जो दूसरे हमारे ग्रुप्स हैं वो फ्रेम किए गए। एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, मैं इन सबको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको जो सब कुछ है। ठीक है, मैंने बस आप लोगों को क्या बता दिया, एक ओवरव्यू बता दिया है कि हाँ ये चीजें होती है इनमें। अब ये होमवर्क आपके लिए है कि आप जो हो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में गूगल करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या है इनमें। ठीक है, तो
ये जो है ये आपका होमवर्क है, आई होप सो कि आप लोग इससे पूरा कंप्लीट करोगे भी। देखो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा बिकॉज आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि फ्रेम किए जाते हैं स्टूडेंट्स, ताकि जो सारी उसके उस ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज है वो एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंच सके और कॉमन वे में जो कि सबके इंटरेस्ट के उसमें हो ऐसे कोई डिसीजंस ले सके, ठीक है। So in addition, there is also an increasing eagerness on the parts of various nations to try and understand the developmental processes pursued by neighboring nations, as it allows them to better comprehend their own strengths and weaknesses with their neighbors, ठीक है। तो इसके साथ साथ में ये जो ग्रुपिंग वगैरह है इसके साथ साथ में क्या है कि ये चीज भी जरूरी है और ये चीज मतलब हर एक नेशन चाहता है कि वो दूसरे कंट्री की, दूसरे नेशन की जो डेवलपमेंट पॉलिसीज है उन्हें देखे, ठीक है, उनसे जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझे, ठीक है। दूसरों की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को देखने से ये हो सकता है कि उससे जो है हमें कुछ और अच्छा आइडिया मिल जाए, ठीक है, या फिर उनसे वो जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं हो सकता है कि वो हमारी कंट्री में बहुत यूजफुल हो सके, तो हम जो है उनका एप्लीकेशन यहाँ पे कर दे, तो कोई भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस देखने से क्या होगा कि हमारी जो कंट्री है वो भी उन्हें अडॉप्ट कर पाएगी, ऐसा हर एक कंट्री सोचती है। अब जैसे कि जो इंडिया है वो क्या है, डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। पहले तो ये बिल्कुल अनडेवलप्ड नेशन था, फिर उसके बाद में ये डेवलपिंग फेज पे आया और कुछ टाइम बाद में डेवलप्ड भी बन जाएगा, ठीक है। अभी डेवलप्ड बनने में टाइम है लेकिन बन जाएगा। अब जो है इंडिया क्या देखेगा, इंडिया डेवलपमेंटल प्रोसेसेस देखेगा, किसकी, जो डेवलप्ड नेशंस है उनकी, कि वो लोग पूरे डेवलप्ड नेशन बने कैसे, क्या उन्होंने पॉलिसीज ली, क्या उनकी प्रोसेसेस थी जिसकी वजह से वो इतनी जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी पर पहुंचे या वो बिल्कुल डेवलप्ड इकोनॉमी बने हैं। तो हमें जो है दूसरों को देखकर समझ में आ सकता है या ये दूसरों की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को देखकर हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल सकती है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी चीज है, आपके कोई बड़े भाई बहन है, उनको देखकर, ओके, उनका कोई भी स्ट्रेंथ या वीकनेस देखकर हो सकता है कि आपको समझ में आए कि अच्छा ये चीज तो मेरे अंदर भी अच्छी है, ये चीज मुझसे भी नहीं होगी। तो ये जो है ऐसे हम लोग अगर किसी से कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस कैसी हैं, तो उस हिसाब से हम जो है अपनी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ओके। So in the unfolding process of globalization, this is particularly considered essential by developing countries as they face competition not only from developed nations but also amongst themselves in the relatively limited economic space enjoyed by the developing world, ठीक है। तो ये जो है ये ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके कारण ये एसेंशियल हो गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ये डेवलप्ड कंट्रीज की जो प्रोसेसेस है वो देखे, ठीक है। क्यों, देखो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो डेवलप्ड नेशन से जो है अपना कंपटीशन नहीं करना है, बल्कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनसे भी कंपटीशन करना है, राइट। देखो जो डेवलप्ड नेशंस है वो तो पहले ही सुप्रीम ऊपर पहुंच गए ना, उन्हें जो है दूसरों का इतना डर नहीं है, ओके। उन्हें अपनी पॉलिसीज बढ़िया से फ्रेम करनी पड़ेगी, उन्हें जो है डेवलप्ड बन गए हैं तो उसके बाद में उस डेवलप्ड वाला जो फेज है उसे बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। लेकिन जो डेवलपिंग है स्टूडेंट्स, उसे तो डेवलप्ड तक पहुंचना है तो उसके लिए उसे डेवलप्ड से भी लड़ना पड़ेगा और जो उसके कलीग्स होंगे मतलब कि जो डेवलपिंग होंगे उनसे भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डेवलपिंग नेशन है वो बहुत सारे कॉम्पिटिशंस फेस कर रहा है, तो इसके लिए उसे देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री में क्या पॉलिसीज फ्रेम की जा रही है, कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से उनकी कंट्री पर क्या इफेक्ट होगा और उनकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है क्या वो जो डेवलपिंग नेशंस है उनके हेल्पफुल हो सकती है क्या। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, सॉरी जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, उन्हें दूसरी कंट्रीज की जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है उसे देखना जरूरी है, ठीक है, उसे जो है एनालाइज करना जरूरी है। Besides, an understanding of the other economies in our neighborhood is also required, as all major common economic activities in the region impinge on overall human development in the shared environment, ठीक है। अब जो पूरा वर्ल्ड है
वो एक शेयर्ड एनवायरनमेंट है, राइट। जो पूरी अर्थ है वो क्या है, एक शेयर्ड एनवायरनमेंट है। उस अर्थ में जो है हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज फ्रेम हो गई, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बन गई। तो वो जो है हम सब जो है अपना जो एनवायरनमेंट है वो तो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट। तो हर एक कंट्री का एक मेन मोटिव क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तभी जो है कंट्री डेवलप होगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ में कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कि एक जो है कॉमन गोल चल रहा है हर कंट्री का कि पहले हमें करना है ह्यूमन का डेवलपमेंट, और जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा तो इसकी वजह से जो कंट्री है उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक कंट्री का यही मोटिव है, ठीक है। इसलिए जो है हर एक कंट्री को एक दूसरे की जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है वो देखना जरूरी है, बिकॉज हर एक कंट्री का जो मेजर एक मेन मोटिव है वो तो सेम ही है, ठीक है। तो उस सेम मोटिव से चलने के लिए या उस सेम मोटिव को अच्छे से फुलफिल करने के लिए हो सकता है ना ऐसा कि हमारे पास में अच्छा आइडियाज ना है, दूसरे के पास में अच्छा है, हम जो है उनके आइडियाज चुरा लेंगे, उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का हम डेवलपमेंट कर देंगे, ठीक है, सॉरी हमारे ह्यूमन का हम डेवलपमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए भी जो है हमें अपने नेबर्स की जो पूरी स्टडी करना जरूरी है। पहली चीज तो हमें जो है उस रेस में चलना है तो उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके पॉलिसीज की वजह से हमारी कंट्री पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में हमें बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। उनकी कंट्री में क्या पॉलिसीज आई है, क्या लॉज बने, उसके बारे में हमें जो है पूरा फुल्ली अवेयर होना जरूरी है, बिकॉज जो आपकी सारी कंट्रीज है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट। ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये हुआ कि सारी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक हो गई है। तो इसके वजह से अब हमें जो है सारी कंट्रीज में जो सारी इंटरलिंक्ड है तो हर एक कंट्री का जो है कोई भी अगर चेंजेस हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री पर होगा, इसलिए हमें जो है स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो है हम अपने नेबर्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम सिर्फ अपने नेबर्स को देख रहे हैं कि इंडिया ले लिया है, चाइना ले लिया है एंड पाकिस्तान ले लिया है। ये हम अपने नेबर्स के थ्रू जो है ये पूरा जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे, ठीक है, कि वहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ, वहां पर क्या पॉलिसीज आई, उनके कंपैरिजन में इंडिया कैसे वर्क कर रहा है, ये सब कुछ समझेंगे। ओके, सो आई होप कि ये जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारे इस चैप्टर का वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज सीख लेते हैं और वो ये है कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल ओपन करना है और उस पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com, ठीक है, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। आप ये सर्च करोगे स्टूडेंट्स तो आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब इसे स्क्रॉल कीजिएगा, इसे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ ये दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक के सारे ऑप्शंस देख सकते हो। जिस भी क्लास के वीडियोस आपको देखने हैं उस क्लास पर क्लिक करें तो उसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट होगी वो सारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास 12th यहाँ पर ओपन है तो क्लास 12 की जितनी प्लेलिस्ट है वो सारी यहाँ पर हमें विजिबल है, ठीक है, हमारे सामने दिख रही है। अब इसमें जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप उसे देख सकते हो। जैसे कि ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स विजिबल है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉच नाउ का, इस वॉच नाउ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से कुछ ये आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हो। इस सेक्शन के अंडर स्टूडेंट्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के जो सारे चैप्टर्स है उनके जो सारे टॉपिक्स है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको मिलेंगे। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स है और फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन उसका ओवरव्यू पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जितने भी टॉपिक्स है वो सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये ओवरव्यू पर क्लिक करें, ओवरव्यू अब हमें दिख रहा है, ओवरव्यू पर क्लिक करो तो इस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक आप ऑप्शन देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो का, इस पर क्लिक कर दे इफ आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो। इफ नेक्स्ट नहीं देखना है और कुछ देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर दो। यहाँ से कैंसिल करने से क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा और फिर से सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये वीडियोस को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपके जैसे
से और भी जो बच्चे हैं वो भी क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिल सके, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो इसलिए क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में टाइमली नोटिफिकेशंस आएंगे, जिसकी वजह से आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे, ठीक है। एंड लाइक भी जरूर करें। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी और जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारे इस चैप्टर का वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।